नमस्कार प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम। आज है हमारा चैप्टर रुबाइयाँ क्लास 12th की हिंदी का। मैं इस कंप्लीट जो चैप्टर है फिराक गोरखपुरी साहब का, इसकी आपको एक्सप्लेनेशन कराने वाला हूँ, एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन और साथ में डिफिकल्ट वर्ड्स भी, ताकि आपको अगर परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए तो बहुत बेस्ट तरीके से आप लिख सकते हो। तो आइए इस पूरी चैप्टर की व्याख्या को शुरू करते हैं। हल्का सा कवि परिचय देख लेते हैं, इतना सा। अगर आपके साहित्यिक परिचय या कवि का व्यक्तिगत परिचय भी पूछा जाता है तो उसमें भी आप आराम से इसे लिख पाओगे। फिराक गोरखपुरी साहब के अगर हम इनके मूल नाम की बात करें तो मूल नाम था इनका रघुपति साहेब फिराक। ठीक है, हम इन्हें फिराक गोरखपुरी कहकर के बुलाते हैं, पर मूल नाम क्या था इनका? रघुपति साहेब फिराक। अब ये जो बात करते हैं रुबाई की, रुबाई क्या है? तो रुबाई जो है ये उर्दू और फारसी का एक छंद या फिर एक लेखन शैली है। जैसे हिंदी में हमारे छंद होते हैं, वैसे उर्दू में या फारसी भाषा में छंद को रुबाई कहते हैं। इसमें 4 पंक्तियां होती हैं और इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलता है। तो क्या होता है पता है? जो अंतिम शब्द होता है ना, उसकी ध्वनि एक जैसी आती है। और तीसरा जो पंक्ति है, तीसरी पंक्ति, वो स्वच्छंद होती है। अभी हम इसको करेंगे जस्ट अगले पेज पे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये जो रुबाइयां पाठ है, इसमें बताया क्या गया है? तो इस पाठ में एक भारतीय माँ अपने छोटे बच्चे के प्रति असीम वात्सल्य, बाल हट और लोक पर्वों, विशेष करके दीपावली और रक्षाबंधन का अत्यंत सहज और सरल वर्णन किया गया है। एक पंक्ति में आपके एक प्रश्न आ सकता है, कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है, कविता का मुख्य विषय क्या है? तो उसमें आप ये 2 पंक्तियां लिख सकते हो। फिराक जी ने इसमें हिंदी, उर्दू और लोक भाषा का अनूठा संगम प्रस्तुत किया है। रुबाई अगर संक्षिप्त में पूछा जाए तो उर्दू फारसी की 4 पंक्तियों की एक लेखन शैली, या फिर जिसे हम छंद भी कहते हैं। और तुक का मतलब होता है समान ध्वनि वाले शब्द। चलो, तो अब हम पहला छंद शुरू करते हैं यहां से। और हमने प्रत्येक छंद को 2-2 पंक्तियों में विभाजित किया है। हालांकि एक छंद जो है, एक रुबाई जो है, वो 4 पंक्तियों की होती है, पर हमने आसानी से बेस्ट तरीके से समझने के लिए 2-2 पंक्तियों में इसे विभाजित किया है। तो मैं पढ़ता हूं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। एक माँ अपने अत्यंत सुंदर और प्यारे बच्चे को अपने हाथों में लेकर के, अपनी गोद में लेकर के अपने घर के आंगन में खड़ी है। आप देख सकते हैं, इमेज भी देखें ताकि पूरा आपको समझ में आ जाए, है ना। तो एक प्यारे बच्चे को, जिसे वह चांद का टुकड़ा मानती है, अपने बच्चे को क्या मानती है? चांद का टुकड़ा। तो उस प्यारे बच्चे को अपनी गोद में लिए घर के आंगन में खड़ी है और हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। गोद भरी मैंने माँ जो उसे गोद में भर करके खड़ी है, वो उस बच्चे को हाथों पे झुला रही है। वह बड़े ही वात्सल्य और प्रेम के साथ उस बच्चे को अपने हाथों में क्या कर रही है भाई? प्यार से झुला रही है। अब साथ में क्या करती है? बीच बीच में माता उसी बच्चे को रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। अब वो माँ जब अपने बच्चे को खिलाते हुए बीच बीच में प्यार से हवा में उसे उछालती है, इसे लौका देना कहते हैं। हवा में उछालने को, जैसे बीच में ऐसे झूला झुलाती है और कभी कभार बीच में उसे हवा में उछालती है, तो इस हवा में उछालने को कहा गया है लौका देना। तो जैसे ही माँ बीच बीच में रह रहे के उसे हवा में हल्का सा उछालती है, तो बच्चा रोमांच और खुशी से खिलखिलाकर हंस पड़ता है। बच्चे की उस निश्चल और मधुर हंसी से पूरा आंगन जो है प्यारे बच्चों गूंज उठता है। कठिन शब्दार्थ रह के का मतलब होता है बीच बीच में, झूला झुलाते झुलाते बीच बीच में माँ उसे जो है वो उछालती है। लौका देना माने प्यार से हवा में थोड़ा सा उछाल करके बच्चे को वापस थाम लेना। चलिए, तो ये अपना एक छंद पूरा हुआ। तो पहले छंद में क्या बताया गया है? पहले छंद में सिर्फ ये बताया है कि एक माँ अपने बच्चे को आंगन में लिए खड़ी है और उसे प्यार से झूला रही है, और बीच बीच में वही क्या करती है? बीच बीच में वो माँ उस बच्चे को कभी कभार उछाल देती है हवा में और पुनः उसे थाम लेती है। अगला दूसरा छंद क्या कहती है कि नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेंसुओं में कंघी करके। अब माँ अपने बच्चे को नहला रही है। अभी नहलाने का वर्णन आ रहा है, पहले उसे झूला झुलाने का वर्णन आया। अब जब माँ उस बच्चे को, छोटे से अपने प्यारे बच्चे को जब स्नान कराती है, तो स्नान कराते वक्त कवि ने लिखा है कि माँ अपने बच्चे को साफ, स्वच्छ और छलकते हुए पवित्र जल से जब बहुत प्यार से स्नान कराती है,
और फिर उलझे हुए गेंसुओं में कंघी करके। तो वो बच्चे के जो छोटे छोटे कोमल जो बाल होते हैं वो उलझ जाते हैं, तो उन उलझे हुए बालों को आराम से बड़े प्रेम से सुलझाती है। नहलाने के बाद वह बच्चे के उलझे हुए बालों, जिसे गेंसुए कहा गया है, कई बार परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना, याद रखना गेंसुए मन में बाल, केसु केसु। तो बालों को बड़े ही दुलार से संवारती है और उनमें कंघी करती है। छलके, छलके का मतलब होता है छलकते हुए। निर्मल जल का मतलब होता है साफ, स्वच्छ और पवित्र जल, और गेंसुओं का मतलब होता है सिर के बाल। अब आइए फिर क्या होता है कि मां जब प्यार से गेंसुओं में कंघी करती है, आगे लिखा है कि किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। अब मां उस बच्चे के बालों में कंघी करने के बाद अपने दोनों घुटनों में पकड़ करके उस बच्चे को जब कपड़े पहनाती है, तो उसका वर्णन है प्यारे बच्चों कि जब मां बच्चे को अपने घुटनों के बीच सुरक्षित रूप से फंसा कर, कि बच्चा गिरे नहीं, जब उसे कपड़े पहनाती है तो साफ सुथरे नए कपड़े पहनाती है, तब वह मासूम बच्चा बड़े ही प्यार से, अचरज और निश्चलता से अपनी मां के ममतामयी चेहरे की ओर देखता है। इसका वर्णन बड़े ही प्यार से किया गया है। घुटनियों में लेके का मतलब होता है घुटनों के बीच में फंसा करके, ताकि बच्चा हिले नहीं या गिरे नहीं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को माताएं जब स्नान कराने के बाद कपड़े पहनाती हैं तो दोनों घुटनों के बीच में पकड़ करके उसे कपड़े पहनाती है। पिनाती का मतलब होता है पहनाना। अब देखो दो पद पूरे हो गए, अब तीसरा छंद शुरू होता है। तीसरे छंद में कवि ने यहाँ पे दीपावली का वर्णन किया है। जब दीपावली का मौसम आता है, दीपावली का त्योहार आता है हमारे घरों में, जब हम रंगाई पुताई करते हैं, वही कुछ यहाँ पे कवि बता रहा है। क्या कहता है कवि कि दिवाली की शाम घर पूते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। प्यारे बच्चों ध्यान देना, लावे का मतलब होता है लाए गए हैं। कि दिवाली के पावन पर्व की शाम का वर्णन बड़े ही अच्छे ढंग से कवि ने यहाँ पे किया है कि दिवाली के अवसर पर सभी घर अच्छी तरह से साफ किए गए हैं, है ना। दिवाली की शाम घर पूते और सजे हुए, पूतने का मतलब होता है कलर से पुताई करना उसकी, और फिर उसके बाद उसकी सजावट करना, और उनकी पुताई हुई है और वे सजे हुए हैं। आगे कहती चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। बच्चों के खेलने और सजावट के लिए चीनी मिट्टी के सुंदर खिलौने लाए गए हैं जो घर में जगमगा रहे हैं। बहुत सुंदरता के साथ में देखो यहाँ पे भिन्न भिन्न रंग के जो है वो खिलौने रखे गए हैं। अब क्या होता है, आगे कहा गया है कि इसी दीपावली पर वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। कवि कहता है कि जब वह सुंदर माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए उसके द्वारा बनाए गए छोटे से मिट्टी के घरौंदे में दिए जलाती है। वो बच्चे का जो घरौंदा होता है, मिट्टी का जो घर होता है ना, उसे घरौंदा कहा गया, आप देख पा रहे हो। इस मिट्टी के छोटे से घरौंदे में माँ जब उस बच्चे द्वारा बनाए गए मिट्टी के छोटे से घरौंदे में माँ जब दिए जलाती है तो वो घर जगमगा जाता है। तो दियों की रोशनी से उस मां के सुंदर मुखड़े पर भी एक अत्यंत कोमल और स्नेहिल चमक जो है वो उभर आती है। रूपवती का मतलब होता है अत्यंत सुंदर, नर्म दमक का मतलब होता है कोमल चमक या आभा, और घरौंदे का मतलब होता है बच्चों का मिट्टी का छोटा सा घर। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अभी तक हमने पढ़ा कि एक माँ अपने बच्चे को आंगन में झुलाती है। दूसरा पद हमने पढ़ा कि एक माँ अपने बच्चे को नहलाती है। और तीसरा पद पढ़ा कि एक दीपावली के समय जब घरों में सजावट की जाती है, उसकी पुताई की जाती है, और घरौंदे में बच्चे के द्वारा बनाए गए घरौंदे में जब माँ दिए जलाती है, तो ये वर्णन बहुत ही शानदार ढंग से हमने पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, 3 पद हमारे पूरे हो चुके हैं। और ये क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो इतना सा निवेदन है कि इस क्लास को लाइक करिए, इस क्लास को हाइप करिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट इस तरीके से कवर करवाऊंगा, इसके प्रश्न उत्तर भी करवाऊंगा। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको पहले हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब बहुत ही एक बहुत ही अच्छा रुबाई जो है वो आगे दी हुई है कि आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब उनको हम चांद दिखाते हैं तो कई बार बच्चे जिद कर लेते हैं, मेरे को तो बस वो चांद चाहिए। और कहते हैं चंदा मामा, तो कहता मेरे को चंदा मामा चाहिए। कि चांद खिलौना, बच्चा कहता मेरे को चांद खिलौना चाहिए। तो एक बच्चा जो आंगन में खड़ा है, कवि यहाँ पे फिराक गोरखपुरी साहब कहते हैं कि बच्चा आंगन में खड़ा होकर के रूठ रहा है, तो है ना, आंगन में ठुनक रहा है। ठुनकने का मतलब होता है रूठना, ठुनकना, ऐसे पांवों से, है ना, ठुनकना, बच्चे जब जिद करते हैं किसी बात की। और जिद आया है और बुरी तरह से
जिद पर अड़ गया है। जिद आया का मतलब होता है जिद पर अड़ गया है। बालक तो है हई चांद पे ललचाया है। कवि कहते हैं कि भाई आसमान में चमकते हुए असली चांद को देख करके ललचा गया है और उसे खिलौने के रूप में प्राप्त करने की जिद कर रहा है। मुझे तो वो चांद खिलौना चाहिए, मुझे तो वो चांद खिलौना चाहिए। ठुनक रहा है का मतलब होता है मचल रहा है, रूठ रहा है। जिद आया का मतलब होता है जिद पर अड़ा हुआ है। हई है का मतलब है ही। अब क्या होता है देखो भाई, जब बच्चा उस चांद को देख करके जिद करता है और एक प्रकार से यूं कह सकते हैं कि ठुनक रहा है, तो माँ उस बच्चे को बड़े ही प्यार से समझाते हुए क्या कहती है कि दर्पण उसे दे के कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। अब वो माँ क्या करती है कि चांद को तो ला नहीं सकती, तो एक दर्पण उस बच्चे के सामने चांद की तरफ करते हुए उसे दिखाती है कि ले देख ये तेरा चांद। तो बच्चे के इस बाल हट को शांत करने के लिए माँ अपनी ममतामयी चतुराई का उपयोग करती है। वह बच्चे के हाथ में एक शीशा यानी दर्पण देती है और उसे कहती है कि रो मत, देख तेरा प्यारा चांद तो इस आईने के अंदर उतर आया है। बच्चा उसको देख करके खुश हो जाता है। आइए, कितना सुंदर कितना प्यारा वर्णन है प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार वर्णन है। और इसी तरीके से आप क्लास को एक बार लाइक और हाइप जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही शानदार, एक बहुत ही अच्छे पद की तरफ, रुबाई जो है, और इसमें रक्षाबंधन का वर्णन किया गया है। कवि ने पहले ही हमने देखा था पहले पद पे कि हमारे भारतीय जो त्योहार है दीपावली, रक्षाबंधन, इसका बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है। दीपावली का वर्णन हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे रक्षाबंधन का वर्णन। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। अब रक्षाबंधन का त्योहार है मान लीजिए, और कवि क्या कहता है भाई, रक्षाबंधन सावन के महीने में आता है, तो कवि कहता है कि सावन के महीने में रक्षाबंधन के पावन त्योहार की सुहावनी सुबह है। आसमान में बादलों की हल्की हल्की काली घटाएं छाई हुई है। काले बादल छाए हुए हैं। कवि कहता है कि छाई है घटा गगन में हल्की हल्की, तो उस सावन के महीने में रक्षाबंधन के दिन बादलों की हल्की हल्की घटाएं आसमान में छाई हुई है। ऐसे सुंदर मौसम में एक प्यार और मिठास से सराबोर छोटी बहन, जिसे रस की पुतली कहा गया है, रस की पुतली कहा गया है, कि इस रक्षाबंधन की सुबह वो रस की पुतली यानी छोटी बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए तैयार खड़ी है। आइए आगे बढ़ते हैं। कवि यहां पे क्या कहता है, ये अंतिम पद और अंतिम पंक्तियां हैं रुबाइयों की। कवि कहता है कि बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। लच्छे का मतलब होता है राखी के रंग बिरंगे और चमकीले जो धागे हैं ना, उसे लच्छे कहा गया है। कि जिस प्रकार सावन की काली घटाओं के बीच बिजली कौंधती है चमकती है, कौंधने का मतलब होता है चमकती है, तो बिजली की तरह, जैसे बिजली चमकती है आसमान में उन बादलों के बीच, उसी तरह बिजली की तरह चमक रहे हैं क्या लच्छे, जो राखी है उस राखी के जो धागे हैं। ठीक उसी प्रकार वह बहन जब अपने भाई की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती है, तो उस राखी के धागे और लच्छे भी बिजली के समान चमकते हुए अत्यंत सुशोभित लग रहे हैं। भाई के है बांधती चमकती राखी, तो उस चमकती राखी के जो लच्छे हैं वो चमक रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि ये हमने फिराक गोरखपुरी साहब की जो रुबाया है उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखा है, और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इस पार्ट के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो, टेस्ट सबमिट करते आपको रिजल्ट मिले, गलत आंसर कौन से हुए जो आपके, उसका राइट आंसर क्या है, और आप अगर अपना ऑनलाइन अपनी रैंकिंग चेक करना चाहते हो कि टोटल जिन बच्चों ने एग्जाम वो टेस्ट दिया उसमें आप कहाँ रैंक कर रहे हो, आपसे आगे कितने बच्चे हैं, आपसे पीछे कितने बच्चे हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है हमारे ऐप और व्हाट्सएप का, और आप हमारे ऐप और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको हमारे ऐप का लिंक जो है वो मिल जाएगा। पूरी टेस्ट सीरीज कंप्लीट, एक सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको मात्र 10 रुपए में दे रहे हैं। सिर्फ 10 रुपए में पूरे साल पूरे सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज, तकरीबन कम से कम उसमें प्रत्येक चैप्टर के 2-2, 3-3 टेस्ट दिए हुए हैं। हर सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।